दोस्तों, फिर चाहे वो कोई नया स्टार्टअप हो या जोमेटो या बायजूस जैसे मार्केट लीडर्स, सभी की ग्रोथ पिछले कुछ टाइम में स्लो हुई है और उन्होंने बड़े बड़े लॉसेस भी रिपोर्ट किए हैं, जिस कारण इन कंपनीज के बहुत सारे एम्प्लॉयज को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी है। इसे देखते हुए कई एक्सपर्ट्स ने चिंता भी जताई है कि भारत का स्टार्टअप स्पेस जो तेजी से ग्रो कर रहा था, वो आने वाले टाइम में और भी बुरा वक्त देख सकता है और ये भी मुमकिन है कि इस आंधी में कई सारे स्टार्टअप्स बर्बाद हो जाएं। पर क्यों फेल हो रहे हैं भारत के स्टार्टअप्स, आइए देखते हैं। आज की इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर अभी इंडियन स्टार्टअप्स का हाल देखा जाए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहां 2016 से 2021 के बीच में ये स्टार्टअप्स हर क्वार्टर में करीब 10 से 11 बिलियन डॉलर्स की एवरेज इन्वेस्टमेंट पा रहे थे और जहां 2021 के तीसरे क्वार्टर में इन्होंने 14 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली थी, वहीं इस साल ये गिरकर 6.8 बिलियन डॉलर्स हो गई है, यानी पिछले साल के नंबर्स में आधे से भी कम। इसके अलावा यूनिकॉर्न्स यानी वो कंपनीज जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर्स या उससे ज्यादा की है, ये भी खबरों में है। जहां भारत ने पिछले साल 41 नए यूनिकॉर्न्स को जन्म दिया था, वहीं 2022 में नंबर गिरकर 21 हो गया है। इधर बायजूस जैसी बड़ी कंपनी ने भी इस साल 4500 करोड़ का लॉस डिक्लेयर किया, जबकि उनकी कुल कमाई इससे आधी थी। इसी वजह से बायजूस ने डिक्लेयर किया है कि वो आने वाले 6 महीनों में 2500 से ज्यादा एम्प्लॉयज को बर्खास्त करने वाले हैं। बायजूस ही क्यों, वेदांता नाम के एक स्टार्टअप ने भी 600 एम्प्लॉयज को इस साल नौकरी से निकाल दिया है। बाकी स्टार्टअप्स की तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो वहां भी यही हाल है। इस साल कास्ट 24 ने 600, ओला ने 2100, व्हाइट हैट जूनियर ने 800, अनअकैडमी ने 1000 और मीशो ने भी 150 से ज्यादा एम्प्लॉयज को घर भेज दिया है। ये आंकड़े परेशान करने वाले हैं, लेकिन ये अचानक ही नजर नहीं आए। इनकी कुछ ठोस वजह भी हैं। इनमें से पहली वजह तो बहुत ही सिंपल है। रूस और यूक्रेन के युद्ध ने दुनिया भर में एक मंदी की सिचुएशन खड़ी कर दी है और इस वक्त कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा किसी कंपनी में नहीं डालना चाह रहा, जिस वजह से फंडिंग मिलना तो अब मुश्किल हो गया है। किसी भी स्टार्टअप के लिए लगातार इन्वेस्टमेंट आना बहुत जरूरी होता है। आपको बता दें कि स्टार्टअप कल्चर में एक शब्द होता है जिसे कैश बर्न कहा जाता है। एक स्टार्टअप को शुरू करते टाइम सबसे पहले बहुत सारी फंडिंग जुटाई जाती है, फिर इस फंडिंग का इस्तेमाल करके कंपनी लॉस सहती है, लेकिन अपने कस्टमर्स को सब कुछ सस्ता देती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे जुड़ पाएं। और जब लोग जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे कंपनी प्रॉफिटेबल होने लगती है और इसी वजह से स्टार्टअप लॉसेस से घबराते नहीं हैं। लेकिन अब क्योंकि फंडिंग नहीं आ रही है और अब ज़्यादातर स्टार्टअप्स ने एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमाया, इसलिए अब वो इस कैश बर्न को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं कि स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं, एक बड़ी वजह ये स्टार्टअप्स खुद भी हैं। अगर आप देखें तो बहुत से स्टार्टअप्स इसलिए ग्रो नहीं कर रहे थे क्योंकि 2 साल तक हमने लॉकडाउन देखा था। इस समय स्कूल्स बंद थे तो अनअकैडमी और बायजूस ने काफ़ी ग्रो किया, जो अब स्लो हो गई है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, इसलिए ब्लिंकिट जैसी कंपनीज ने भी इस वक्त में घर पर ग्रोसरी का सामान डिलीवर करके काफ़ी कस्टमर्स जोड़े। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन के बाद लोगों को घर से निकलने में उतनी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वो लोकली ये सब खरीद रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स के फेल होने के कारण बताते हुए कुछ लोग अमेरिका के .com बबल का भी उदाहरण देते हैं। अगर आप 1990 से 2000 के बीच का वक्त देखें तो ये वो समय था जब इंटरनेट अमेरिका में फैलने लगा था, जिस वजह से इन्वेस्टर्स इंटरनेट कंपनीज में बिना कुछ सोचे ही पैसा लगा रहे थे और इन कंपनीज की वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही थी। इनमें से ज़्यादातर कंपनीज लॉस पर ही चल रही थी, लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि किसी दिन ये कंपनीज प्रॉफिट कमाएंगी और इन्वेस्टर्स को अपना पैसा ग्रो होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 2000 से 2002 के बीच में इनमें से ज़्यादातर कंपनीज बर्बाद हो गई और इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा वापस खींच लिया। ऐसा ही कुछ इंडियन स्टार्टअप्स के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात यह है कि इसी .com बबल के दौरान अमेजॉन और गूगल जैसी कंपनीज ने भी मार्केट में कदम रखा था, जो कि दर्शाती हैं कि ऐसा नहीं है कि भारत के सभी स्टार्टअप्स फेल होने वाले हैं, लेकिन सिर्फ वो स्टार्टअप्स फेल होंगे जिनका बिजनेस मॉडल यहाँ के मार्केट के हिसाब से नहीं है। अब इसका एक उदाहरण आप ब्लिंकिट जैसे स्टार्टअप्स को देख सकते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर लोग अपनी सब्जी से लेकर राशन का सामान लोकल शॉप से ही खरीदना पसंद करते हैं और ऐसा इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है कि लोग ये सभी कुछ ऐप से मंगवाने लग जाएं। इसके साथ साथ इन ऐप्स में ये प्रॉब्लम भी है कि यहाँ पर सारा सामान ब्रांडेड होता है, जो कि ज़्यादा महंगा पड़ता है और इसीलिए भी कई कस्टमर्स यहाँ से सामान लेने से कतराते हैं।
अब अगर इस मार्केट में ब्लिंकिट को compete करना है तो वो कैसे करेंगे? एक दूसरी प्रॉब्लम को इंडियन स्टार्टअप्स के साथ देखा जाता है, वो ये है कि हमारे स्टार्टअप्स में इनोवेशन की कमी है। अगर हम 2015 से 16 के बीच में फाइल किए गए पेटेंट्स की बात करें तो हमने सिर्फ 1400 पेटेंट्स फाइल किए थे, जबकि जापान ने इस साल 44,000 पेटेंट फाइल किए थे। चीन ने भी इस साल 29,000 और साउथ कोरिया ने 14,000 पेटेंट फाइल किए थे। अगर आप ओला को देखते हैं तो ओला कुछ और नहीं, बस अमेरिकन स्टार्टअप ऊबर की कॉपी है। अब इसका नुकसान ये है कि ओला का कंपटीशन बनकर ऊबर भी इंडियन मार्केट में बनी हुई है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ ऑफर कर रहे हैं। स्नैपडील जैसी कंपनीज वही सर्विस ऑफर कर रही है जो अमेजॉन कर रहा है। इसीलिए आज अमेजॉन भारत में लीड कर रहा है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा फंड्स के साथ साथ ज़्यादा मार्केट एक्सपीरियंस भी है। अगर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल आइडियाज़ वाले स्टार्टअप होंगे तो उन्हें भारत के साथ साथ दुनिया के बाकी मार्केट्स में भी घुसने का मौका मिलेगा, और वो ना सिर्फ जल्दी ग्रो कर पाएंगे बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो पाएंगे। चलिए, अभी भारत के साथ फ़ायदा ये भी है कि हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, यानी बहुत बड़ा मार्केट है। इसलिए इस कॉपी पेस्ट मॉडल से भी अगर कोई कंपनी यहाँ बिजनेस करना चाहती है तो उन्हें कस्टमर्स तो मिल जाएंगे, लेकिन तब भी इन कंपनीज को कई और चीज़ों का भी ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अब अगर हम बायजूस का एग्जाम्पल लें तो एक तरफ जहाँ बायजूस अपने लॉस के कारण एम्प्लॉयज़ को फायर कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यही बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम से लेकर फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करने में हज़ारों करोड़ रुपए भी खर्च कर रहा है। इसी तरह से और भी कई कंपनीज हैं जो अपने फंड्स को इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन्स में खर्च कर रही हैं, जिसकी शायद उतनी ज़रूरत नहीं है। और इसका रिश्ता सीधा सीधा एक सिंपल मैथ से है। स्टार्टअप कल्चर में एक और शब्द है जिसे कैक कहते हैं, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इसका मतलब है कि कस्टमर को अपने साथ जोड़ने में आपने कितना पैसा खर्च किया। जैसे कि अगर आपको कोई कंपनी किसी ऑफर में 500 रुपये की छूट दे देती है तो आपको अपना कस्टमर बनाने के लिए 500 रुपये अपनी जेब से कैक के रूप में खर्च कर रही है। अब यहाँ पर एक दूसरा प्रिंसिपल है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, यानी कि कोई कस्टमर बनने के बाद कितना पैसा आपको दे रहा है। अगर आपकी जेब से 500 रुपये खर्च करवाने के बाद कोई कस्टमर कंपनी पर 2 से 3 हज़ार रुपये खर्च कर रहा है तो हम मानेंगे कि एक अच्छी डील थी। लेकिन अगर आप उसी कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं तो फिर वो बिजनेस लॉस झेलेगा ही। इंडियन स्टार्टअप्स अभी भी अपने कैश बर्न और कैक को लेकर बहुत संवेदनशील ढंग से एक्ट नहीं कर रहे हैं, और ये भी एक बड़ी वजह है कि ओला जैसी कंपनीज जो 10 साल से मार्केट में है वो भी अभी तक एक बार भी प्रॉफिट नहीं कमा पाई है। सोचिए, अगर यही पैसा इन्वेस्टर्स की जगह इनके फाउंडर्स का खुद का होता तो अब तक ये लोग बिजनेस बंद ही कर चुके होते। लेकिन क्योंकि ये पैसा किसी और का है और अब तक फंडिंग आ रही थी, इसीलिए लोग भी उसे खर्च करने में लगे हुए हैं, और ऐसा लगने लगा है कि अब ये चीज़ एक्सपोज होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हम ये गिरावट देख रहे हैं। खैर, आपको क्या लगता है कि वो कौन से स्टार्टअप्स होंगे जो इस आंधी को झेल जाएंगे और एक दिन अमेजॉन या गूगल की तरह प्रॉफिटेबल होंगे? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।